बनी, क्या हुआ, क्यों हार हुई। देखिए, इलेक्शन में जब भी कोई आदमी उतरता है, इलेक्शन लड़ता है, तो उसका एक मकसद होता है कि मुझे इलेक्शन जीतना है। अलबत्ता वो किस कदर अपना पक्ष अवाम के सामने रख सकता है, ये जी। उस पर डिपेंड करता है। जहां तक बडगाम की सीट का सवाल है, तो उसमें एक कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए। हम्म। वहां पर बडगाम में हमारी ऐसी सूरत बन गई थी, और जिस आदमी पे पार्टी ने भरोसा किया था, उसी आदमी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हम्म। और ये बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि मैं समझता हूं कि आगा सैयद महमूद साहब जो हैं, बहुत ही ईमानदार, शरीफ और एक अच्छे इंसान है। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। लेकिन अब अफसोस है इस बात का कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जब भी आदमी इलेक्शन में उतरता है, अगर 10 आदमी खड़े हैं, एक को तो हारना ही, जीतना है, बाकी सबको हारना है। अगर वहां मुंतजर साहब जो वहां पर उन्होंने जीत हासिल की है, तो मैं उन्हें मुबारक देता हूं कि लोगों ने जो फैसला किया है, मैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका वेलकम करती है। क्योंकि अगर हम लोगों के फैसले का वो नहीं करेंगे, जी। एहतराम नहीं करेंगे, तो जी। ये अच्छी बात नहीं है। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सोचना पड़ेगा हम्म। कि कहाँ हमारी कमजोरी रही, कहाँ हम अपने पूरे नहीं उतर सके, क्या अवाम हम पर क्यों नाराज हुई है। जी। इस बात को सोचने की जरूरत है। हम्म। अलबत्ता बात यह है कि आगा रूल साहब जो हैं, उन पर पूरा भरोसा था कि क्योंकि उन्होंने उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर के एक बड़ा नाम कमाया था, बड़ा जी। उनको इज्जत और एहतराम दिया गया था। जी। यहां पर उन्होंने जो काम किया है, वो काबिल मजम्मत मैं समझता हूं। हम्म। तो जहां तक नगरोटा का सवाल है, हम्म। नगरोटा में भी कुछ ऐसी ही पोजीशन थी कि नगरोटा के अंदर हम या तो लोगों के जज्बात, लोगों के उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए, जी। इसलिए वहां पर हमारी हार हुई है। हम्म। अलबत्ता मैं इतना कहूंगा कि नगरोटा के लोगों ने जो फैसला किया, हम उसका एहतराम करते हैं। जी। बाकी रही बात कि कहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी होगी, या हाई कमांड को सोचना पड़ेगा, क्या तंजीम के अंदर रद्दोबदल करने की जरूरत है, या कोई बड़े पैमाने पर को तब्दीली लाने की जरूरत है। अलबत्ता बात यह है कि मैं सरकार से भी ठीक है। ये गुजारिश करना चाहता हूं कि बिल्कुल। पार्टी के लोगों को हाँ। नजरअंदाज ना किया जाए। ठीक है, वो पार्टी को बाद में आते हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस मैंडेट का संदेश क्या है, व्हाट इज बिटवीन द लाइन। आरएस पठानिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। पठानिया साहब, आपको मुबारकबाद, नगरोटा सीट आप जीत गए। लेकिन आपका दावा था कि आप बडगाम भी जीतेंगे, वो जीत नहीं पाए। लेकिन बडगाम आप नहीं जीत पाए, फिर भी बडगाम के नतीजे से खुश बहुत है बीजेपी, क्या कारण है? जी, आपने ठीक कहा। हमारा तो अपना कैंडिडेट था बडगाम में, और जी। हमारा कैंडिडेट, हमारा परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रहा। लेकिन एक बात विच इज वेरी क्लियर, वेरी कैटेगोरिक एंड वेरी स्पेसिफिक, हम्म। दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज लॉस्ट इट्स सेल्स। अच्छा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना आधार खो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखे से, फरेब से, झूठ से सब्ज बाग दिखा के जम्मू कश्मीर के लोगों को ये वोट लिए, और अपनी एक भी चुनावी गारंटी कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकामयाब है। हम्म। जिसका नतीजा है, मैंने शायद आपसे पिछली बार भी बात की थी, आप ही से बात की थी, कि ये जो राज्यसभा चुनाव में भी इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता का के साथ डायरेक्ट इंटरफेस करना उनको मुश्किल हो रहा है। और आज फिर दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में, बल्कि उमर अब्दुल्ला साहब इसी सीट से 1 साल पहले जी। बड़े मार्जिन के साथ, लीड के साथ जीते थे। और बड़ा चिंता का विषय है कि ये इतने बड़े मार्जिन के साथ इस सीट आज उन्होंने लूज की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। और ओवरऑल हमारा मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, हिज चीफ मिनिस्टर वर्चुअली लॉस्ट। ये कोई छोटी बात नहीं है बडगाम में। और भारतीय जनता पार्टी, डिस्पाइट ऑल ऑड्स एंड क्रिटिसिज्म, नगरोटा में इन फ्लाइंग कलर्स निकल के आई है। भारतीय जनता पार्टी ने, नगरोटा की जनता ने फिर आशीर्वाद दिया। हालांकि नगरोटा की सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी 2014 में, तो ये भाजपा के पास फिर आई है, पूरे लीड के साथ आई है। और कंट्री वाइड भी आप बिहार को अगर स्टडी करें कि वहां पे भी एग्जिट पोल्स को दरकिनार करते हुए, तेजस्वी कह रहे थे एग्जिट पोल्स ठीक नहीं है, तो मैं उससे बाद में बात करूंगा, आज जम्मू कश्मीर बात करते हैं। जी, नगरोटा और बडगाम। तो हमारे साथ पीडीपी के भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास ही पहले चल जाए, जो कि सीधा उनका ताल्लुक है इस हार जीत से। मजीद डार साहब है, एडवोकेट अब्दुल मजीद डार साहब, बहुत मुबारक आपको भी, पीडीपी ने जीत हासिल की है एक ऐसे वक्त में जब पीडीपी के महज
3 जो है मेंबर असेंबली थे, और अभी हाल ही में 7 में पहले जो चुनाव हुआ था तो पीडीपी को बहुत बड़ा झटका लगा था जब जम्मू कश्मीर के अवाम ने पीडीपी को बिल्कुल जो है किनारे कर दिया था। इस जीत के माने पीडीपी के लिए क्या है, और आप कैसे देखते हैं, क्या ये जो सवाल उठ रहा है लोगों के दरमियान कि कहीं पीडीपी ने आगा रुल्ला से कोई साठ गांठ तो नहीं कर ली है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग द ग्रीटिंग्स। ये अल्लाह का शुक्र है। और मैं आपको सीधा सा बता दूंगा, ये वो बड़ा ओल्ड मैक्सिमम है कि लेट अस सी हु वुड बेल द कैट। ये बडगाम के लोगों ने दिखाया, ये बड़े कॉन्शियस लोग हैं, बडगाम के बड़े कमिटेड लोग हैं। इनको देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े वादे किए हैं इलेक्शन मंशूर में, एक साल में पूरा नहीं किया। एंड सी दैट टिमिडिटी एंड ऑडेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो जा रहे हैं कैंपेन में, उनको कह रहा है जी मैं आप यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम दूंगा है ऑल लेवल। और बडगाम के लोगों ने बड़ा सीरियस लिया, वो इसकी ट्रिक्स को नहीं दिया, चलने दिया चीफ मिनिस्टर के ट्रिक्स को। मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है, यहां से स्टार्ट हो गया। नाउ द मैसेज हैज गॉन अक्रॉस, इट वाज रिटन ऑन द वॉल। वो बड़े कमिटेड लोग हैं बडगाम के, और ये बड़े एजुकेटेड लोग हैं, कॉन्शियस लोग हैं, इन्हें अपने जमीर से वोट दिया। और उनको पता है ये नौजवान लीडर है पीडीपी का, मुंतजर साहब, ये वो लीडर है, इसने जब इसके पास पावर नहीं था, ये बेसिकली लॉयर है, मैंने इसको खुद देखा, इसने इतने प्रो बोनो केस किए हैं बडगाम के लोगों के लिए, दिन भर कोर्ट में होता था उनके, मतलब जहां पर उनको लग रहा था कि अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ लॉ, कहीं डिमोलिशन हो रहा है, कहीं किसी का जमीन खींचा रहा है, गवर्नमेंट तंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कोर्ट में जाता था उनके लिए। तो उनको याद है, तो ये नहीं चलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये बड़ा प्रोपेगेंडा था कि हम वो करेंगे ये करेंगे, उसमें बडगाम के लोगों ने टोटली रिजेक्ट किया है। नाउ यू विल सी द मैसेज हैज गॉन अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द पीपल हैव नाउ स्टार्टेड imposing and instilling trust and confidence in the ideology of the People's Democratic Party. और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं यहाँ, मेरी बात सुनिए, ये 3 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है जो बडगाम के लोगों ने बड़ा सीरियस लिया है। नंबर 1, उनको जब हमने इंट्रोड्यूस बिल की, मैं एक जरा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, 1 मिनट में ज्यादा लूंगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बडगाम हमने 2 बिलें लाई थी लेजिस्लेचर में, गौर से सुनिए। एक हमने लिया था भाई ये डेलीवेजर है, क्योंकि बडगाम और जो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जहां डेलीवेजर ज्यादा है, हमने बोला कि भैया आप लोग ये बिल कर लो, बिकॉज दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। अब देखिए, मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे बोल रहा हूँ ये बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 36 से 51 तक, ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं होता है। ये जो हुक्मरान होते हैं ये एनफोर्स कर सकते हैं। अगर हमने बिल लाई थी कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, वो बेचारे 20-20 साल से 15-15 साल से डेलीवेजर थे, वो बिल्कुल निगाहें रखी हुई थी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कि ये पास कर लेंगे, और उसमें उमरुल्लाह को पावर था, लेफ्टिनेंट को करना कुछ नहीं था। डायरेक्टर स्टेट पॉलिसी में पावर है टू प्रोवाइड लिवलीहुड, बिल्कुल ओके टू कंट्रोल। चलिए, आपको दिया, आपका 1 मिनट हो चुका, आपने 1 मिनट बाद दूसरा दिया। अब्दुल मजीद डार साहब, मैं फिर आता हूं आपके पास, फिर आता हूं, फिर से एक बार आपको मुबारकबाद। मैं फर्स्ट राउंड अपने तमाम मेहमान से लेना चाह रहा हूं। हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। एक मिनट वजीद डार साहब, मैं फिर आऊंगा आपके पास प्लीज। मुजफ्फर इकबाल साहब, आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, कैसे देखते हैं आप? सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ओके, लेकिन सरकार का जो मोराल है ना, उस पर तो असर पड़ेगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ ये कि बडगाम सीट लूज कर दी 50 सालों के बाद, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा में 2nd से 3rd पोजीशन पर चली गई। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप कैसे कहते हैं, क्या थोड़ा दुख आपको भी हो रहा है? आप पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। 1 से 2 और 2 से 3, 14 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 में थी। अच्छा, बिल्कुल। हाँ। मुजफ्फर साहब, सीट जीतने या हारने पे मेरा कोई दुख तो नहीं है। बहरहाल एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है सरकार को अब खुद अपनी असेसमेंट करनी पड़ेगी जी, कि भाई हमारी जो पॉलिसीज रही हैं वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 साल में लोगों ने जो हमने काम किया उससे लोग खुश नहीं है, जो हकीकत है उसको तस्लीम करना पड़ेगा जी। बाकी वहाँ पीडीपी से ज्यादा, आपने सही फरमाया, बीजेपी वाले ज्यादा खुश दिख रहे हैं बडगाम की सीट पीडीपी के जीतने पे। इसकी मुझे समझ नहीं आई। पठानिया साहब यहाँ बैठे हैं तो मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई पीडीपी की जीत पर आपको इतनी खुशी क्यों है, उसकी क्या वजह है। बाकी अगर आपको याद होगा, आप ही के साथ मैंने एक डिस्कशन में, जब शुरू में आपने डिस्कशन की थी पोल्स के बारे में, तो मैंने
नगरोटा वाली सीट पे कहा था कि एक सिंपैथी वोट है। देवयानी रैना के फादर जो हैं वो बहुत यंग एज में इस दुनिया से चले गए हैं। हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इनके हक में रहेगा, और मेरा अंदाजा था कि ये सीट जो है ये देवयानी रैना जो है वो जीतेगी। ठीक है। बडगाम के बारे में इसमें शक नहीं कि वहाँ टफ फाइट थी पीडीपी और एनसी की। वहाँ आगा साहब जो हमारे एमपी थे, जाहिर सी बात है वो रूठ गए, और उनका एक हल्का अभाव जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट उन्होंने नहीं की, उन्होंने शायद पीडीपी की ही सपोर्ट कर दी, उस वजह से पीडीपी जीत गई। लेकिन आखिर एक ही बात है, तमाम पूरी बहस का जो हासिल बहस है वो ये है कि कहीं ना कहीं खामी है, हमें उस खामी को अभी भी टटोल के उसको पिन पॉइंट करके उस खामी को दुरुस्त करना चाहिए। हमारी जो सरकार है, सरकार के फैसले, तंजीम के फैसले, जो पार्टी के फैसले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गौर करना चाहिए। अभी भी वक्त है, अभी 4 साल बाकी हैं। अगर अभी कुछ मतलब आपने पहले ही फरमा दिया कि इससे गवर्नमेंट पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है जी 2 सीटों से, क्योंकि ठीक है। लेकिन मुजफ्फर साहब अब मैं यहां से थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं, इससे पहले मैं बता दूं कि नगरोटा की जीत को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया है, वो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं, और वो काफी अहम है। वो ये है कि नगरोटा में बीजेपी की जो जीत हुई है उस पर नगरोटा की जनता को धन्यवाद, ये पीएम ने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए धन्यवाद, नगरोटा की जनता को धन्यवाद, नवनिर्वाचित विधायक देवयानी राणा को बधाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई। तो ये एक नगरोटा की जीत पर है। अब मैं जरा आता हूं उसके क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए। आपने एक बात कही अभी, मुजफ्फर साहब आपसे शुरू करते हैं। आपने कहा कि बडगाम में टफ फाइट थी। मैं कह रहा हूं ये टफ फाइट कैसे हो गई? साल भर में नहीं हुए हैं। जिस बडगाम में उमर अब्दुल्ला ने 54% वोट हासिल किया था अभी 2024 में, और ये वोट था 36,000 से ज्यादा, 36,000 से ज्यादा था, और आगा मुंतजिर जो है वो 18,000 से कम थे। 18,000 से ज्यादा का फासला था। इतने बड़े फासले को पाट दिया गया, और पीडीपी जो है 4,000 से ज्यादा वोटों से जीत जाती है। तो ये टफ फाइट ही नहीं दिखा रहा, ये कुछ और दिखा रहा है। मुजफ्फर साहब, मैंने आपको बताई कि मेरी असेसमेंट थी कि वहां एक टफ फाइट होगी पीडीपी और एनसी की। हाँ, और उसकी वजह, बुनियादी तौर पर वजह यही थी कि वहां के जो लोकल लीडरशिप थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो आगा साहब के नाराज होने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से पल्ला झाड़ दिया था। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आगा रूहुल्लाह साहब वजह बन गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार की? जाहिर सी बात है, मेरे अपनी जो असेसमेंट है उसमें यही लगा कि आगा रूहुल्लाह साहब की नाराजगी की वजह से लोग जो थे, कुछ जो उनका हल्का अहबाब तो था, जाहिर सी बात है वो वहां के रहने वाले हैं, फिर वहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका जो हल्का अहबाब था वो नाराज होके मुझे लगता है कि उन्होंने सपोर्ट कर दी पीडीपी की। अदरवाइज आपने जैसे पहले फरमाया, लेकिन मैं इसी सवाल को लेकर तारिक भट्ट साहब का जानना चाहूंगा। तारिक भट्ट साहब आप मुझे ये बताएं, क्या आगा रूहुल्लाह की वजह कर वाकई हार गई? पार्टी की लेगेसी गई काम से? इतनी पुरानी पार्टी 50 साल से जीतती आ रही है, एक आगा रूहुल्लाह ने अभी आप वहां के एमपी बने और उन्होंने आपको हरा दिया, तो उमर अब्दुल्ला के क्रेडेंशियल का क्या हुआ? अब्दुल्ला परिवार के क्रेडेंशियल का क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्रेडेंशियल का क्या हुआ? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पार्टी का एक अपना वोट होता है, लेकिन जो कैंडिडेट होता है उसका जात का एक अपना वोट होता है। जब दोनों वोट जब मिलते हैं तो उसका जाहिर है कि पार्टी को फायदा पहुंचता है। आगा रूहुल्लाह साहब जो थे वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके साथ भी 4 आदमी जरूर थे, और वो हमारी पार्टी के ही सपोर्टर थे। अलबत्ता क्या वजह हुई, किस बात के लिए नाराजगी हुई है, उस नाराजगी का हमें नुकसान जरूर पहुंचा है। जो बात तस्लीम करने वाली है उसको तस्लीम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें पीडीपी का कोई कमाल नहीं है, पीडीपी ने कोई बहुत मतलब कमाल नहीं किया, वो आपकी वजह से आपने सीट उनको दे दी तोहफे में। बिल्कुल, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि आगा रूहुल्लाह की वजह से हमें नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अब जहां भी कोई वर्कर होता है, वर्कर के साथ 4 आदमी जरूर होते हैं, और तभी वो कहते हैं ना कि सर वर्कर के साथ कोई वर्कर के साथ या किसी नेता के साथ 4 आदमी होते हैं, कि पूरी पार्टी के साथ कितने लोग होते हैं? उमर अब्दुल्ला के साथ कितने लोग थे? पिछली बार तो कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला थे ना। जब उमर अब्दुल्ला कैंडिडेट थे, वो जीते थे, तो उनके वर्कर कहां चले गए? उनके लोग कहां चले गए?
नहीं सर, बात ये नहीं है। देखिए, उमर अब्दुल्ला हमारे लीडर हैं और उमर अब्दुल्ला का एक अपना असर जरूर है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को आप देखिए, उससे पहले इंदिरा गांधी देश की बहुत बड़ी लीडर थी, वो भी हारी थी। ये हार जीत जो है वो चलती रहती है। कहीं पे उमर साहब हार भी गए और कहीं पे जीत भी गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। ये आजकल का अब्दुल मजीद डार साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि पीडीपी की जीत को कहीं ना कहीं कम आंका जा रहा है? क्या ये कहना कि पीडीपी जीत नहीं गई, दरअसल हम हार गए, मतलब हमारे अपने लोगों ने हरा दिया हमको, इसलिए पीडीपी जीत गई? पीडीपी ने क्या कमाल कर दिया? मैं ये समझता हूं कि पीडीपी का कोई कमाल नहीं है, ये हमारी कमजोरी का उसने फायदा उठाया। हमने कोई कमजोरी हो सकती थी। अब्दुल मजीद डार साहब, पीडीपी का कोई कमाल नहीं है, पीडीपी का कोई कमाल इसमें नहीं है। और मुजफ्फर साहब ने जो कहा, मुझे इस बात का हैरानगी हो रही है कि पीडीपी के जीतने पर भारतीय जनता पार्टी इतनी खुश है। और हमारा जो लीडर है अभी रविंदर रैना जी किस तरह अपने वो ख्याल का इजहार कर रहे हैं, इतनी पीडीपी खुश नहीं है जितनी बीजेपी खुश है। वो बड़ा डार साहब बोलिए। कमिटेड और कन्विक्टेड लीडर है, उसके बड़ा कन्विक्शन है और उसने अपनी कॉन्शियस से नहीं, हमारे कोई कंपेन उसने नहीं की, लेकिन वहां कॉन्शियस वोटर है, उनको पीडीपी अच्छा लगा, उनको सबको वहां जितने भी बडगाम के वोटर्स हैं उनने हमको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दिया उसमें। और ये कि नहीं कि 200-400 वोटों से हम जीत गए, हम तकरीबन 5000 वोटों से जीत गए। बीच अमंगस्ट द 18 कैंडिडेट्स इज अ ह्यूज मार्जिन। ये हमें क्या बताएंगे कि हम इन्होंने हमें दिया है तोहफे में? नहीं, अब इनको सिग्नल हो चुकी है, they will lose everywhere now in the state of Jammu and Kashmir. नहीं देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के लीडर रविंदर रैना, साबिक सदर, वो कह रहे हैं कि ये दरअसल आपसी लड़ाई की वजह कर इन्होंने अपनी सीट गंवा दी है। रविंदर रैना ने ये बात कही है। हमने 21,000 वोट लिए, ये कोई मजाक है? 21,000 वोट लेना ये हमने अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से लिया। हमारे कार्डर ने बड़ी मेहनत की, हमारा लीडर बड़ा ओपनली, वो ही इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, वो बड़ा शरीफ है और उसका बड़ा टैलेंट है उसमें, वो लोगों का काम करता रहा है पिछले 5 साल से। वो दो ही वाज नॉट इन पावर। अब मेरी बात सुनिए सर, उमर साहब की हमें बताना चाहता हूँ, बीजेपी और उमर साहब ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है। मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये मुझे याद पड़ रहा है बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस। अरे एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो नगरोटा में कुछ सेटिंग हो जाती ना। फिर नगरोटा में ऐसा क्यों हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पे चली गई? नहीं, नगरोटा में एनसी तीसरे नंबर पे क्यों चली गई, समझाइए जरा। आप कह रहे एक ही प्लेटफॉर्म पे है। मैं बता रहा हूँ, वो तो सर वो फ्रेंडली मैच था सर। अच्छा, फ्रेंडली मैच था, फ्रेंडली फाइट थी। आरएस पठानिया साहब, क्या नगरोटा की फाइट फ्रेंडली फाइट थी? अब आप मेरी बात एक सुनिए सर, एक सेकंड लेना चाहता हूँ। अच्छा, बोलिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। और ये मैं अक्रॉस देना चाहता हूँ ताकि ये हमारे जो बुजुर्ग लीडर है और ये मेरे दोस्त हैं, आई रेस्पेक्ट देम। सर, यहाँ पर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मुझे याद पड़ रहा है ब्रिटिश इंडिया के टाइम, बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस, वहां पर ये था, एक एक्ट हुआ था पास 1935 में। उस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम कहते थे दयारकी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उस दयारकी में सर 2 पावर थे, ये सुन लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज अप्राइज कर रहा हूँ अपने सारे लीडरों को और अपने लोगों को। 2 पावर होते थे सर अंडर 1935 एक्ट में, इंडियन 1935 एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। उसमें 2 पावर थे, एक रिजर्व पावर होता था और एक ट्रांसपोर्ट पावर होता था। ये उमर साहब को ट्रांसपोर्ट पावर सारे हैं, ये मगर यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। पठानिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पठानिया साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आपके कैंडिडेट ने जीत लिया, अच्छी बात है। हालांकि जीत का फासला कम हुआ है, मैंने दोहराया कि जब देवेंद्र रैना जीते थे तो उनकी जीत का फासला ज्यादा था, इस बार जीत का फासला थोड़ा कम हुआ है। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने कैंडिडेट तो जरूर दिया बडगाम में, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा कि बीजेपी कश्मीर में नहीं जीत सकती और पीडीपी जम्मू में नहीं जीत सकती? मतलब ये क्या है, या एनसी जम्मू नहीं जीत सकती? जी, डीडीसी के इलेक्शन में 2 लोग जो थे वो 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे वो डीडीसी का इलेक्शन डायरेक्ट चुनाव था जो लोगों में जीत के आए थे। लेकिन वर्ष 2024 का चुनाव वो फेक और फ्रेम्ड नैरेटिव्स एक बनाए गए। अच्छा। शैडो बॉक्सिंग करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी आई तो पता नहीं क्या आपका हवा भी ले जाएगी जो आप मुफ्त में इनहेल करते हैं, आपको पानी का भी पता नहीं कितना वाटर टैक्स लगाएगी। तो ऐसा एक माहौल, एक फेक और एक फ्रेम नैरेटिव कश्मीर में चला है। हम आए तो हम पता नहीं कौन सा आसमान जमीन से उतार के ले आएंगे, हम सरेंडर देंगे, नौकरी देंगे, हम आपके क्षेत्र में मुफ्त की बस सेवा में करेंगे, हाँ। हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, लेकिन एक भी कमिटमेंट ये पूरा करने में नाकाम रहे।
और इस एक साल भी मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आई अप्रिशिएट हिज सेंस ऑफ कंसर्न फॉर द सरकार। इनका भी एक सरकार को कहीं ना कहीं टेसिट भी और डायरेक्ट भी सपोर्ट है। ठीक है, चलिए मोटे तौर पर आपने कह दिया कि ऊपर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई, वो जो वादा उन्होंने आवाम से किया था पूरा नहीं किया, आवाम ने उनको रास्ता दिखा दिया। मुजफ्फर साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर होगा, एक सवाल, जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, अब ठीक है अभी यूटी है, उसकी हैसियत में यूटी के, बट उसको मानते हैं कि वो स्टेट था, फिर हो भी जाएगा, ऐसा पीएम का वादा है। मेरा सवाल ये है, ऐसा वक्त कब आएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो है वो नगरोटा जीत जाएगी और बीजेपी जो है वो बडगाम जीत जाएगी? क्या ये मुमकिन नहीं है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल मुमकिन है और मुमकिन होगा, मुमकिन होके रहेगा। पर ये जैसा नैरेटिव इन्होंने बनाया, इसमें रीजन की हद तक नहीं, बंद नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये मैंने सवाल मुजफ्फर साहब से किया। एक मिनट, पटेल साहब ने रिएक्शन दे दिया, अच्छी बात है। मुजफ्फर साहब, ऐसा भी दिन आएगा क्या? बहुत अच्छा होगा जब ये दिन आएगा जी, कि ये रीजनलिज्म जो है, जिस पर हमने अपनी सियासत पिछले 10-20 सालों में चला रहे हैं कि भाई जम्मू जो है ये बीजेपी का है और कश्मीर जो है वो पीडीपी और एनसी का है, ये सरासर गलत है। ये रीजनल बाइस और रीजनल, आपकी पार्टी कम से कम हदूद की पाबंद नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं तो उस दिन बहुत खुश होऊंगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू की सीटें जीतेगी, और जो जम्मू की पार्टी अपने आप को बीजेपी कहती है वो कश्मीर में भी सीटें जीतेगी, तो अच्छा होगा। दैट विल बी ए गुड साइन। मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी की फतह होगी जिस दिन ऐसा होगा, और पॉसिबल है, हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। वक्त की कैद है, डेमोक्रेसी की फतह उस दिन होगी जब नतीजे कुछ ऐसे आएंगे कि जब बीजेपी जो है कश्मीर रीजन में जीत का छक्का लगा रही होगी और पीडीपी या एनसी जो है वो जम्मू रीजन में जीत का छक्का लगा रही होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो जीत हासिल कर चुके हैं